हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल जर्नी विद नेहा। तो आज की जो क्लास रहने वाली है वो सीटेट स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है, जिसमें हम पढ़ेंगे ईवीएस। जो हम ईवीएस के अंदर पढ़ेंगे वो एक पार्ट रहेगा आपका ईवीएस पेडागोजी का और एक रहेगा ईवीएस कंटेंट का, जो कि 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी रहती है सीटेट एग्जामिनेशन के अंदर, और 15 मार्क्स की आपकी रहती है ईवीएस कंटेंट रहता है आपका, है ना। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को जान लेंगे। स्टार्टिंग करेंगे हम ईवीएस पेडागोजिक से, है ना। ये एक मैराथन क्लास रहने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको ये क्लास अच्छी लगती है या आपको समझ आती हैं सारी चीज़ें, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम ईवीएस को। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, जो कि 30 मार्क्स की आती है ओवरऑल। तो स्टार्ट करते हैं। जो थीम होती है ईवीएस की, वो कितनी होती है? 6 थीम्स होती हैं, है ना, ईवीएस की। वन बाय वन हम समझ लेते हैं। जो फर्स्ट नंबर पे आती है वो आती है आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स, है ना। ये जो मैं बता रही हूँ आपको थीम्स, ये ब्रॉड थीम्स हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सब थीम्स, है ना। तो ये पूरा जो डिस्कशन रहने वाला है ओरली रहने वाला है, क्योंकि एक रिवीजन, एक क्विक रिवीजन क्लास रहने वाली है आपके लिए। आप ईयरबड्स, ईयरफोन, हेडफोन लगा के ये पूरा रिवीजन ओरली सुन सकते हैं, राइट। क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन आपके 7 और 8 ऑफ फेब को है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये एक बहुत ही क्विक रिवीजन क्लास रहने वाली है। आप अच्छे से इसे सुनिएगा, देखिएगा, बहुत ही अच्छे से इजीली आपको सारी चीज़ें, आपको फैक्ट्स समझ आएंगे। वन बाय वन हम स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि 6 थीम्स ऑफ ईवीएस, जो कि आपकी हैं ब्रॉड थीम्स, जो कि कितनी है? 6 थीम्स हैं। फर्स्ट नंबर पे जो आपकी थीम आती है वो आती है फैमिली एंड फ्रेंड्स, है ना, जो कि आपका परिवार से रिलेटेड है ना, हिंदी में बताऊं तो। सेकंड जो थीम रहेगी आपकी वो रहेगी फूड, देन वाटर, देन शेल्टर, देन ट्रेवल एंड देन थिंग्स वी मेक एंड डू। अगर मैं आपको समझाने के पर्पज से इजी वे में समझाऊं तो सबसे पहले हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, या फिर सबसे पहले अगर मैं अपनी लाइफ से कनेक्टेड बताऊं, हम लोगों की लाइफ से कनेक्टेड, सबसे पहले हम क्या जन्म लेते हैं, तो हम किसके अंदर लेते हैं? परिवार के अंदर। तो फर्स्ट थीम ये हो गई, परिवार दोस्तों के बीच में, है ना। तो क्या होता है? फर्स्ट थीम हो गई परिवार, यानी कि फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स। सेकंड क्या, हमें क्या जरूरी होता है? खाना जरूरी होता है ना, खाना। तो सेकंड नंबर पे आपकी क्या हो गया? फूड हो गया। थर्ड क्या जरूरी होता है हमें? वाटर। वाटर बहुत जरूरी है। पहले परिवार, फिर खाना, फिर पानी, फिर क्या, हमें रहने को घर चाहिए, है ना। फिर क्या उसके बाद? ट्रेवल, घूमना भी है आपको, आने जाने की सुविधा। फिर उसके बाद क्या देखते हो आप? थिंग्स वी मेक एंड डू, फिर हम क्या चीजें कर सकते हैं, है ना। सारी चीजें समझ ली। सबसे पहले परिवार हो गया, फिर खाना हो गया, फिर पानी हो गया, फिर शेल्टर हो गया, घर हो गया, फिर क्या हो गया आपका? ट्रेवल हो गया, देन थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये हमारी 6 थीम्स हो चुकी हैं ईवीएस की, जो कि ब्रॉड थीम्स थी, मेन थीम्स थी। अब अगर मैं सब थीम्स की बात करूं तो जो सबसे पहले नंबर पे है वो है आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो इनके अंदर क्या क्या आपकी थीम्स आती हैं वो जान लेते हैं। फैमिली होगी, या फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ क्या आपकी रिलेशनशिप आएंगे, है ना। वर्क एंड प्ले, खेलते और काम किन के साथ करते हो? फ्रेंड्स के या फैमिली के साथ, है ना। तो रिलेशनशिप एंड वर्क एंड प्ले। देन एनिमल्स एंड प्लांट्स, परिवार के साथ क्या एनिमल्स भी होंगे, प्लांट्स भी होंगे, है ना। तो ये चीज जान ली कि जो सबसे पहले हमने जानी ब्रॉड थीम्स ऑफ ईवीएस कितनी है? 6 हैं, है ना। फ्रेंड्स एंड फैमिली, फैमिली एंड फ्रेंड्स बोल सकते हैं। फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर क्या आते हैं आपकी? रिलेशनशिप्स आते हैं, है ना, रिश्ते। फिर क्या आता है आपके? वर्क एंड प्ले, खेलते हो, काम करते हो। फिर क्या आता है आपका? एनिमल्स, एनिमल्स भी आपके फैमिली और फ्रेंड्स का ही पार्ट है ना। नेक्स्ट है आपके प्लांट्स, परिवार के अंदर प्लांट्स, फूल, ये सारे किसके अंदर आएंगे? फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर। अब नेक्स्ट जो थीम थी हमारी वो थी फूड। अब फूड के अंदर क्या आएगा? टेस्टिंग आएगी आपकी, डाइजेस्टिंग आएगी, है ना। फूड खाओगे तो क्या टेस्ट आएगा, डाइजेशन होगी, कुकिंग,
कुकिंग बनाने से रिलेटेड, खाना पकाओगे। प्रेजर्विंग टेक्निक्स आएंगी और फार्मर्स और हंगर आएंगे, है ना। तो ये 5 सब थीम है किसकी, फूड की, जो कि है टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रेजर्विंग टेक्निक्स ऑफ फार्मर्स एंड हंगर। तो हमने ये सब थीम्स जान ली हैं। अब नेक्स्ट है फ्यू, जो हम अब इनके बारे में हम कुछ पेडागोजिकल पॉइंट्स जान लेते हैं। ये एक शॉर्ट लिए क्विक रिवीजन की को ध्यान में रखते हुए ये सारी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, जो कि एक क्विक रिवीजन होगा आपके लिए, है ना। तो हमने जो एनसीआर जो ईवीएस की एनसीईआरटी है, उसने इस तरीके से सारी चीज़ों को, इस थीम्स को इंटर रिलेटेड करके बनाया है, जो कि हम क्या इन सारी चीज़ों को समझ सकें। एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड बाय एनसीईआरटी टू डेवलप अ डीप एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच थीम। इन थीम्स को बहुत ही इंटर रिलेटेड करके समझाया है, जिससे कि हमको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए। जो सारी थीम्स हैं वो इसको ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं कि जिससे कि बच्चे को सुइटेबल हो, चिल्ड्रन को सुइटेबल हो, सारी चीज़ें समझ में आए, है ना। और हम जो इवैल्यूएशन होता है हमारा, वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, या फिर जितना भी जो हमारा इवैल्यूएशन होता है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर। हमें थ्रू आउट द ईयर सारी चीज़ें कंटिन्यू वे में सारी चीज़ें समझनी चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए, जिसमें आप बच्चे को क्या करें, असेसमेंट कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। देखो, पूरी साल के अंदर मैं एक टीचर की तरह से आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है वो आपको एक टीचर बनने का एक क्या है, टेस्ट है कि आप टीचर की तरह सोचते हो या नहीं, आप बच्चे को किस तरीके से हैंडल करोगे क्लास में, है ना, किस तरीके से आपको बच्चे को चीज़ें सिखानी है, वो सारी चीज़ों को हम पेडागोजी के अंदर समझते हैं, राइट। तो हम जब बच्चे का असेसमेंट करते हैं थ्रू आउट द ईयर, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में होना चाहिए, और जो हमारी सारी थीम्स हैं वो इंटर रिलेटेड करके हमें समझानी चाहिए बच्चे को। जैसे कि क्या होता है, मैथ्स में हम पढ़ते हैं, ये पेडागोजी का एक पॉइंट है। जब हम मैथ्स में पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, हम इंग्लिश को भी क्या कनेक्ट करके सेंटेंसेस हो गए, हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स दे दिए, ये सारी चीज़ें, सिचुएशन लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल दे दिए, फैक्ट्स बता दिए कुछ, तो हम क्या करके चलते हैं, सारे सब्जेक्ट्स को इंटर रिलेट करके समझाते हैं। ये क्या होता है, ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है, जिससे कि बच्चा सारी चीज़ों को साथ में लेके समझता है। तो पूरे साल का जो हम असेसमेंट करते हैं बच्चे का, क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उससे क्वेश्चंस पूछते हैं, टेस्टर्स करवाते हैं, उसके अलग अलग तरीके के एग्जाम लिए जाते हैं, ग्रेड सिस्टम रखा जाता है ना। उससे क्या करवाएंगे हम, कुछ प्रैक्टिकली कुछ करवा लिया, कोई हमने उससे क्या बनवाया, मॉडल बनवा लिया, कोई प्रोजेक्ट बनवा लिया, अलग अलग तरीके के ग्रुप वाइज बनवा लिया, कोई इंडिविजुअल मॉडल दे दिया, कोई किसी प्रोजेक्ट के अंदर क्या करवाया गया, क्लास में ही कोई एक्सपेरिमेंट करवाया गया, कोई घर से कुछ वेस्ट चीज़ों से कुछ यूजफुल चीज़ बना के लाने को दे दी। तो ये सारा क्या होता है, असेसमेंट होता है बच्चे का, जिससे कि हम जान सकें कि बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चा फेस कर रहा है, जिसे हम क्या करें, रिमूव कर सकें। हमने क्या करवा दिया, डिस्कशन कंडक्ट करवा दिए, कोई डिबेट करवा दी, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, आपके चिल्ड्रन के असेसमेंट में आपको हेल्प करती हैं, जिससे कि आपको पता चले कहाँ कहाँ कमी है, कहाँ कहाँ चीज़ों को आपको इम्प्रूव करना है, कहाँ कहाँ चीज़ों को बैलेंस करना है आपको। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। आपको अगर मैं बता दूं, ईवीएस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके मैप से रिलेटेड, तो मैप को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये जान लीजिएगा कि ईस्ट साइड में क्या है ना, ईस्ट में आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और आपका वेस्ट साइड में क्या है, अरेबियन सी है ना, और जो साउथ में अगर बोलें तो इंडियन ओशन है। तो ये सारी चीज़ें जान के
पढ़ के जाइएगा। सारा जो मैप है आपको, मैं सिर्फ आपको एक गाइडेंस दे रही हूँ जिससे कि आप अपना रिवीजन, अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप जल्दी से उसको रिवाइज कर लें। और जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो किस साइड है, जहाँ है आपका बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करके चीज़ें याद करोगे ना तो आपको जल्दी याद हो जाएंगी, है ना। ईस्ट में ही आपका अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप है आपका वेस्ट साइड, राइट। तो ये चीज़ें हमने जान ली। अब हम जानेंगे एनसीएफ रिकमेंडेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के रिकमेंडेशंस जानेंगे हम। और मैप में अपने सारे पड़ोसी स्टेट्स को जान पढ़ के जाइएगा, किस किस स्टेट में क्या क्या नई घटनाएं हुई हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज करके जाइएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है वो रिकमेंड करता है हम क्लासेस में इस तरीके से सिलेबस को कराएं, इस तरीके से उसको जो पूरा सिलेबस है इस तरीके से प्रोवाइड करवाएं जो कि उसकी लाइफ से कनेक्टेड हो। क्योंकि क्या होता है, चाहे बच्चे हों चाहे आप बड़े स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, सब अगर चीज़ों को इजीली हम समझ सकते हैं तो वो अपनी लाइफ से कनेक्ट करके एग्जाम्पल्स को तब हम इजीली सारी चीज़ों को समझ पाते हैं। इसीलिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है उसने रिकमेंड किया है कि आप बच्चे को जो सिलेबस या फिर जो टीचिंग या फिर जो गाइडेंस दें वो उसकी जो लाइफ है उससे कनेक्ट करके, उससे लिंक करके सारी चीज़ों को या फिर आउटसाइड वर्ल्ड को आप उसको इंट्रोड्यूस करवाएं, है ना। उसकी लाइफ से कनेक्ट करके आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड सिलेबस सारी चीज़ों को समझाएं, जिससे कि जितना बच्चा घर पे कंफर्टेबल होता है उतना ही आप उसको कंफर्ट क्लास में प्रोवाइड करवाएं, जिससे कि बच्चा इजीली सारी चीज़ों को समझे, ना कि स्ट्रेसफुल वे में। आप जितना स्ट्रिक्टली बच्चे के साथ रखोगे उतना ही हार्ड होगा उसको चीज़ें गेन करने में, राइट। तो आप जितनी ही ज़्यादा ईजी होगे उतनी ही अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर मैं एग्जांपल मैं बताऊं कि अगर आपके पेरेंट्स के टाइप्स ही बहुत अथॉरिटेटिव होते हैं, है ना, अथॉरिटेरियन होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं पेरेंटिंग के। तो उसमें जितने ज़्यादा आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होंगे उतना ही आप चीज़ें खुल के नहीं कह सकते, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर सकते उनके साथ, है ना। कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे, आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाएंगी, चीज़ें और बिगड़ती जाएंगी। उसी तरह के तरीके से हमें क्या लेके चलना है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रंस को, कि उनको हम इतना कंफर्टेबल कराएं क्लास में, बिल्कुल घर जैसा उनको माहौल दें। घर जैसे से मेरा मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा शोरगुल करवा दें, उदम करवा दें, इनफॉर्मल हो जाए बहुत ज़्यादा, नहीं, बल्कि एक बैलेंस बना के चलें। बच्चे को बहुत कंफर्टेबल, बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ सारी चीज़ें ना पढ़ाएं, बल्कि बहुत एक उनको कंफर्ट दिलाएं, ठीक है। जितना कंफर्टेबल क्लास में होना चाहिए या क्लास में उसको वैसा माहौल मिलना चाहिए जो घर पे होता है। जो आपका गैप होता है स्कूल स्कूल और फैमिली के बीच में, उस गैप को थोड़ा कम करना चाहिए, है ना। बच्चे को ऐसा ना हो कि स्कूल से बच्चा रोए भागे, स्कूल आने को तैयार ही ना हो, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आपको ऐसा माहौल नहीं देना है, बल्कि बच्चे को बहुत ही कंफर्ट कराना है और बहुत अच्छी सारी चीज़ों को लेके चलना है। और जो एनसीएफ है आपका 2005 वो कहता है कि रोट लर्निंग को क्या करो, डिस्करेज करो, बुकिश लैंग्वेज को डिस्करेज करो, मतलब उसे कम करो, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ पे ज़्यादा ध्यान दो, उसको प्रैक्टिकली चीज़ों को याद कराओ। रोट लर्निंग को डिस्करेज करना है आपको और समझाने की चीज़ों, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझाना है, जिससे कि बच्चे को समझे, ना कि रटे चीज़ों, है ना। इनकरेज द रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग, रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग को आपको इनकरेज करना है। मीनिंगफुल लर्निंग पे जोर देना है आपको, ना कि रोट लर्निंग या बुकिश लैंग्वेज पे। ये सारी चीज़ें हमने जान ली। इसी टेक्स्ट बुक, हमें इस तरह की टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करानी है बच्चे को जिनमें रोट लर्निंग को डिस्करेज किया जाए और डिस्क्रिप्शन डेफिनेशंस को अवॉइड करें। डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशंस दी जाती हैं, बच्चा क्या रट्टा मार के वही लिख देगा, वही टीचर को सुना देगा, जिससे कि उसकी ना तो माइंड का विकास होगा, ना ही उसकी
सोचने समझने की क्षमता विकसित होगी, बल्कि रोट लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान जाएगा, जो कि कोई फ़ायदा नहीं है। रोट लर्निंग क्या होती है, एक टाइम तक आपको याद रहेगी, उसके बाद सारी चीज़ें आप भूलते चले जाओगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है ना। रट लीजिए आप ही क्यों ना हो, चाहे हिस्ट्री के फैक्ट्स हों या ज्योग्राफी के फैक्ट्स हों, आप रट के रटोगे उनको तो आपको समझ नहीं आएगा, है ना। तो उसी तरीके से बच्चे होते हैं, क्योंकि उनको भी आपको इस तरीके की टेक्स्ट बुक प्रोवाइड की जाए स्कूल के अंदर, इस तरीके का सिलेबस बनाया जाए जिससे कि बच्चे को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से अंडरस्टैंडिंग बढ़े, उन चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके बच्चा समझे। तो इसी तरह का हमें उसको क्या टेक्स्ट बुक में सिलेबस प्रोवाइड करना। बुक इस लैंग्वेज को हमें अवॉइड करना है, डिस्करेज करना है, रोट लर्निंग को डिस्करेज करना है और लाइफ कनेक्टेड लाइफ बेस्ड अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। ये कहता है आपका एनसीएफ 2005। रियल लाइफ से उसे जोड़ें, इजी लैंग्वेज हो बुक्स की, ना कि बहुत ही टिपिकल वर्ड्स। हमें अपनी एजुकेशन को चाइल्ड सेंटर एजुकेशन बनाना है, ना कि टीचर सेंटर एजुकेशन। टीचर सेंटर एजुकेशन कैसे, जैसे कि क्या होता है, बुक्स ले ली, टीचर्स ने पढ़ा दिया, एक्सप्लेन करा दिया, बच्चा क्या है उसमें पैसिव है ना कि एक्टिव। इस तरीके का हमारा सिलेबस हो जिससे कि बच्चा एक्टिव हो, सारी चीज़ों को समझे, उसमें बच्चा खुद भी इन्वॉल्व हो। जैसे कि आपने क्या किया बुक रीडिंग करवा दी बच्चों से, है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अंडरलाइन करवा दिया, फिर क्या किया आपने उनसे बीच बीच में क्वेश्चंस पूछ लिए जिससे कि बच्चा एक्टिव रहे। जैसे कोई एग्जाम्पल दे रहे हो या फिर आपने कोई चीज़ पढ़ाई इंग्लिश में, कोई स्टोरी, तो क्या कीजिए आप अपने स्टूडेंट्स को खड़ा करके या चिल्ड्रन को खड़ा करके पूछिए कि आप बताइए कि आप क्या आपने ऐसी चीज़ें फेस की, आपके घर में किस तरीके से फेस्टिवल मनाया जाता है। अगर कोई फेस्टिवल का कोई टॉपिक आ गया इंग्लिश या हिंदी की स्टोरीज के अंदर, तो आप ये क्या कीजिए बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए, तो ये क्या होगा आपका चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होगी। तो हमें एनकरेज करना है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को और डिस्करेज करना है टीचर सेंटर एजुकेशन, है ना। हमें चाइल्ड सेंटर सिस्टम को लागू करना है और डिस्करेज करना है टीचर सेंटर एजुकेशन को। ये कहता है आपकी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। ये सारी चीज़ें जो मैंने ये लाइन बताई है आपको, हमें क्या करना है, चाइल्ड सेंटर सिस्टम को बढ़ावा देना है। ये कहता है आपका एनपीई 1986। जो हमारी बुक्स होनी चाहिए वो रोट लर्निंग को डिस्करेज करें, बहुत सारे लंबे चौड़े डिस्क्रिप्शंस डेफिनेशन को डिस्करेज किया जाए, है ना। और जेंडर वाइज को अवॉइड करें। जेंडर वाइज कैसे, जहाँ बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, लड़का लड़की में किसी तरीके का भेद ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, है ना। जैसे बुक्स में कि लड़के पढ़ते हैं, कोई एग्जाम्पल में दे दिया जाए कि महिलाएं घर में खाना बनाती हैं, ये स्टेरियोटाइप की हमें लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। जेंडर बेस्ड बाइजनेस हमें अवॉइड करनी है बुक्स के अंदर। अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड लर्निंग। इंटीग्रेटेड लर्निंग का मतलब है कि हम अपने सब्जेक्ट्स को इंटर रिलेट करके पढ़ाएं, जैसे कि साइंस और सोशल साइंस और एनवायरनमेंट ईवीएस को हम इस तरीके से पढ़ाएं कि सारे सब्जेक्ट को इंटरकनेक्ट कर दें। अगर मैं ईवीएस बोलूँ, एनवायरमेंटल स्टडीज़ बोलूँ, तो इसके अंदर साइंस भी आ जाती है आपकी, सोशल साइंस भी आ जाती है, सोशल स्टडीज़ जिसे आप बोलते हो, और एनवायरमेंट भी आ जाता है। तो हमने क्या तीनों सब्जेक्ट को इंटर रिलेट करके पढ़ाया, इंटीग्रेट करके पढ़ाया है ईवीएस के अंदर, तो इसी को बोलते हैं आप इंटीग्रेटेड लर्निंग। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसे बोलते हैं एकीकृत अध्ययन, है ना। तो ये चीज़ जान ली, ये जो तीनों सब्जेक्ट ईवीएस में जुड़े हुए हैं, अगर मैंने क्या बताया आपको, सोशल स्टडीज, साइंस और एनवायरनमेंट, ये तीनों सब्जेक्ट ईवीएस में जुड़े हुए हैं, पढ़ाए जाते हैं एक में ही, इसी को इंटीग्रेटेड लर्निंग कहते हैं। एक ही सब्जेक्ट में ईवीएस के अंदर साइंस भी पढ़ लिया आपने, सोशल स्टडीज भी पढ़ ली, एनवायरनमेंट भी पढ़ लिया, ये तीनों सब्जेक्ट एक ही में पढ़ लिए, ईवीएस के अंदर पढ़ ली, तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड करके आपको पढ़ाया गया है। इसी को क्या बोलोगे आप, इंटीग्रेटेड लर्निंग। At the environment around in holistic manner and does not compare. जो जब बच्चा ईवीएस के अंदर पढ़ता है तो
सब्जेक्ट्स को अलग करके नहीं पढ़ता बल्कि एज अ होल पढ़ता है ना, डिवाइड नहीं करता अलग अलग हिस्सों में कि ये साइंस है या सोशल, सबको इंटीग्रेटेड वे में पढ़ता है जिससे कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव हो, चीज़ों को इंटरकनेक्ट करके वो समझ सके, है ना। तो यही होती है आपकी इंटीग्रेटेड लर्निंग। जब हम ईवीएस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, क्लास 3rd to 5th क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को, जो हमारे इश्यूज हैं, सोशल स्टडीज हो गया, साइंस हो गया और इन्वायरमेंटल एजुकेशन हो, हम उनको इंटीग्रेटेड करके ईवीएस के अंदर पढ़ते हैं। 3rd to 5th जो आपकी क्लासेस में हम साइंस, सोशल स्टडीज और एनवायरमेंटल स्टडीज को अलग अलग सब्जेक्ट्स में नहीं पढ़ते बल्कि एक ही सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं जो कि है ईवीएस। ये इसलिए है जिससे कि हमारी जो इंटीग्रेटेड लर्निंग है वो इम्प्रूव हो और बच्चों में जो इंटर रिलेटेड चीज़ों को पढ़ने की क्षमता है वो इंक्रीज हो, इम्प्रूव हो। ये हमारी हो गई इंटीग्रेटेड लर्निंग। और जो एनसीएफ है वो इंटीग्रेटेड लर्निंग को बढ़ावा देता है ना। एज अ ईवीएस टीचर हमें क्या करना है, इंटीग्रेटेड लर्निंग को बढ़ावा देना है, राइट। अब हम समझते हैं टेक्स्ट बुक को। ये सारे जो मेन फैक्ट्स हैं मैंने अपने नोट्स में राइट डाउन करके रखे हैं जिससे कि मैं आपको 1 by 1 सारे फैक्ट्स को समझा सकूं, कोई भी फैक्ट मिस ना हो, इसलिए मैंने सारी चीज़ों को रखा हुआ है ना। तो अब हम पढ़ेंगे आपकी टेक्स्ट बुक को। टेक्स्ट बुक किस तरीके की होनी चाहिए, जो हमारी टेक्स्ट बुक है सिर्फ एक नॉलेज का सोर्स बन के ना रह जाए बल्कि क्या हो, सपोर्ट करें बच्चे की नॉलेज को, उसके सोर्सेज को एनवायरनमेंट से जोड़ने के लिए, कि वो अपने बुक्स के थ्रू अपने एनवायरनमेंट को भी कनेक्ट कर सके, है ना। बुक्स इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, राइट। एक इकलौता साधन नहीं है हमारे ज्ञान के लिए बुक्स या टेक्स्ट बुक्स, है ना। इसके अलावा भी हम हजारों चीज़ें हैं, हजारों सोर्सेज हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो क्या है, टेक्स्ट बुक एक ओनली मेथड नहीं है हमें नॉलेज को क्या करने में, गेन करने में। तो ये चीज रही हमारी टेक्स्ट बुक पे आधारित, है ना। बच्चों को सिर्फ फॉर्मल भाषा के थ्रू नहीं समझाना चाहिए बल्कि इनफॉर्मल लैंग्वेज में भी आप समझा सकते हैं, उनकी मदर टंग में समझाएं, जिस भाषा में वो कंफर्टेबल हो, जिस तरीके से कंफर्टेबल हो उस तरीके से इजी तरीका आपको अपनाना है जिससे ये बच्चा समझ सके। एक और पॉइंट ये है कि बच्चा कभी गलत नहीं होता, ये चीज़ आपको हमेशा मान के चलनी है। पेडागोजी के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है आपका, पेडागोजी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन दे दी जाए आपको क्वेश्चन के अंदर, आपको किसी भी कंडीशन में बच्चे पे आप आरोप नहीं लगा सकते हो। बच्चा हमेशा सही रहता है, बच्चे की कभी कोई गलती नहीं हो सकती। अगर गलती है तो वो टीचर की है या सिस्टम की गलती है, बट बच्चे की कभी गलती नहीं रहती। तो ये फैक्ट आप हमेशा याद रखना, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चाहे कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसमें आपको बच्चे को दोषी नहीं ठहराना, ठीक है। तो ये चीज़ हमने जान ली। लेसर द बर्डन, बर्डन को हम एनसीएफ कहता है हमें बर्डन को कम करना है जो कि बच्चे के ऊपर है। शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए, शिक्षा एक बर्डन नहीं होना चाहिए। बच्चे भागे ना शिक्षा लेने से, है ना, डरे ना, बल्कि और अट्रैक्ट हो एजुकेशन के लिए, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके डेली टाइम टेबल के अंदर, आपके स्कूल टाइमिंग्स के अंदर, आपके पीरियड जो इंटरवल है उसके अंदर सारी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके स्कूल टाइम टेबल के अंदर, है ना। रिजिडिटी ना हो आपके टाइम टेबल के अंदर कि क्या हो कि अपने जो पीरियड टाइम है 1-1 घंटे का कर दिया, इंटरवल टाइम 5 मिनट्स का किया। तो ये सारी इंपॉर्टेंट टाइम है। टाइम टेबल को आपको एकदम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। गेम्स करवाए जाएं बच्चे से, अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाई जाएं, कंप्यूटर क्लासेस हो, लाइब्रेरी क्लासेस हो, स्विमिंग क्लासेस हो, है ना। ये सारी चीज़ें भी आपको रखनी चाहिए जिससे कि बच्चा हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में अपना टैलेंट दिखा सके। ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा आपकी पढ़ाई में
इंटेलिजेंट है ना, वो बच्चा गेम्स पे भी इंटेलिजेंट, जरूरी नहीं है। हो सकता है जो बच्चा पढ़ाई में आपकी क्या है, आपके जो टेस्ट हो रहे हैं, जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, उसमें अच्छे मार्क्स ना लाता हो, बट क्या हो, किसी गेम में अच्छा हो, वॉलीबॉल में अच्छा हो, स्विमिंग में बहुत अच्छा हो, या फिर क्राफ्टिंग में बहुत अच्छा हो, ड्राइंग में बहुत अच्छा हो। तो हमें बच्चे के हर एक क्षेत्र पे ध्यान देना है, ना कि सिर्फ किताबों तक सीमित रखना है उसको। इसीलिए ग्रेडिंग सिस्टम को लाया गया है ना, क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा दिया गया है कि सिर्फ रटंत विद्या तक ही ना रखा जाए बच्चे को, बल्कि उसके होलिस्टिक इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दिया जाए, है ना, कि बच्चा हर फील्ड में अपना योगदान दे सके, अपने आप को निखार सके, अपने आप को इम्प्रूव कर सके, जो उसके अंदर टैलेंट है वो अपना आगे बढ़कर दिखा सके। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इन्हें ध्यान रखिएगा। अगर आप यहाँ तक आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, राइट। तो मैंने जैसा कि बताया कि रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, गेम्स पीरियड लेके आने चाहिए, कंप्यूटर क्लासेस करवानी चाहिए बच्चे की, प्रैक्टिकल क्लासेस करवानी चाहिए, जैसे कि केमिस्ट्री हो गई, इन सब की, जैसे कि किसी में एक्टिविटी आ गई किसी चैप्टर के अंदर, तो वो एक्टिविटीज़ कराइए बच्चे से, और ग्रुप डिस्कशन करवाइए, है ना। और हमें कभी भी बच्चा अगर गलत क्वेश्चन, अगर आपने क्वेश्चन पूछा उसका गलत आंसर दे रहा है, तो हमें डिमोटिवेट कभी नहीं करना है किसी भी बच्चे को कि अरे तूने तो गलत जवाब दे दिया, बैठो, डांटो उसे, ये सारी चीज़ें नहीं करनी। इससे बच्चा बहुत ही डिमोटिवेटेड हो जाता है और अपने को बहुत तुच्छ समझता है, बहुत लो लेवल का समझता है, इंसल्टेड फील करता है। आगे से हो सकता है कि वो आपसे क्वेश्चन भी ना पूछे, जो समझ में ना आए वो भी ना करे, और ये होता है, ये होता है। हम भी स्टूडेंट से, हमने भी ये सारी चीज़ें फेस की, क्योंकि टीचर क्या किताबी ज्ञान तो ले लेता है, बट उसे प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं उतारता। ये एक ब्रूटल रियलिटी है। ये सारी चीज़ें पढ़ तो रहे हैं, बट कोई भी अप्लाई नहीं करता है। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अप्लाई करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसीलिए दी गई हैं, एनसीएफ हो गया, आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो गया, या फिर आपका, मैंने आपको क्या पढ़ाया, हमारा एमपी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन पढ़ाई मैंने। उसके अंदर क्या है, ये सारे रूल्स किस लिए बनाए हैं, जिससे कि हम अपनी टीचिंग लाइन में अप्लाई कर सकें। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह से डिमोटिवेट नहीं करना है आपको, बल्कि अगर गलत आंसर भी दे रहा है तो उसको क्या करना है, उसको सही आंसर बता दिया जाए, या फिर इस सिचुएशन को भी आप अलग अलग तरीके से डील कर सकते हो, जिससे कि बच्चा और इम्प्रूवमेंट करे, जो गलतियाँ हुई हैं उसको रिपीट ना करे, है ना। तो आपको बच्चे को कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना, बल्कि उसको मोटिवेट करना है कि सही आंसर बता दिया जाए उसे, है ना, नेक्स्ट टाइम फिर से पूछा जाए, और कभी भी डिमोटिवेट आपको नहीं करना है। आपको बच्चे को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी चाहिए, डिस्कशन करवाइए, स्मॉल ग्रुप्स में एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, क्रिएटिव चीज़ें करवाई जानी चाहिए। क्या ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जिससे कि बच्चे का डेवलपमेंट होता है, बच्चा एक्सप्रेसिव बनता है, अपनी थॉट्स को, अपनी जो आइडियाज़ हैं उनको एक्सप्रेस कर पाता है, दूसरे के सामने रख पाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पीयर ग्रुप डिस्कशन करवाई, पीयर ग्रुप मीन्स फ्रेंड्स के साथ, जो उसके साथ क्लासमेट्स हैं उनके साथ डिस्कशन करवाए जाएँ, गेम्स की टीम वाइज गेम्स करवाए जाएँ, है ना। ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। Textbook of EVS is child center, get a lot of space to explore and not compelled to live by rote। जो हमारी EVS है बच्चे को एक चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, और बहुत ही बच्चे को एक्सप्लोर करने के क्या देती है, चांसेस देती है ना। अब हम पढ़ लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ EVS, है ना। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको जान लीजिए वन बाय वन, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि इनमें से 101% क्वेश्चन आएंगे, आप लिख के ले लीजिए, इसमें 101%। आप जब एग्जामिनेशन दे दो उसके बाद बैक आना और कमेंट करके बताना कि इस टॉपिक में से जो मैंने ओवरऑल पढ़ाया इसमें से क्वेश्चन आया या नहीं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। बैम्बू एंड रोप ब्रिजेस बीइंग यूज। जो बैम्बू और रोप ब्रिजेस होते हैं वो सब अभी प्रेजेंटली कहाँ यूज होते हैं, असम में होते हैं। बैम्बू यानी बांस के जो ब्रिज बनाए जाते हैं वो कहाँ यूज होते हैं, असम के अंदर।
राइट। और जो ट्रॉली यूज किया जाता है स्कूल जाने के लिए वो होते हैं आपके लद्दाख के अंदर। सीमेंट सीमेंट ब्रिजेस की बात करूं तो वो प्लेन एरियाज में मिलते हैं, जैसे कि यूपी हो गया, आपका राजस्थान हो गया। हिली एरियाज में आपके अलग अलग चीज़ों को यूज़ किया जाता है फॉर ट्रैवलिंग। ट्रॉली को लद्दाख के अंदर यूज़ किया जाता है। बल्लम केरला, स्मॉल बल्लम होती है, एक स्मॉल बोट होती है जो कि लकड़ी से बनी हुई होती है, वो यूज़ होती है आपकी केरला के अंदर। कैमल कार्ट की बात करूं तो ये राजस्थान में यूज़ होती है, ऊंट गाड़ी जिसे बोलते हैं, है ना, राजस्थान में। क्यों? क्योंकि वो डेजर्ट एरिया होता है और डेजर्ट एरिया में सबसे अच्छा जो काम करते हैं या हम ट्रैवलिंग के लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो ऊंट गाड़ी यानी कि कैमल कार्ट होती है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ऊंट को क्या बोलते हैं, डेजर्ट सिप बोलते हैं, है ना। और बुलक कार्ट तो हम ब्लेजेस में यूज करते हैं प्लेन एरियाज के अंदर। ये चीजें हो गई, है ना। आपका और क्वेश्चन आता है आपका फेरी। फेरी जो बोट है वो यूज होती है केरला के अंदर। फेरी और बल्लम, बल्लम क्या होती है, एक वुडन बोट होती है जो केरला में यूज होती है, और फेरी भी एक बोट होती है जो कि केरला के अंदर यूज होती है। जो फेरी है इससे रिलेटेड एक गेम होता है, जो कंपटीशन गेम होता है, एक बहुत पतली सी लंबी सी बोट होती है, वो केरला के अंदर यूज होती है। एक गेम या एक फेस्टिवल होता है तब ये क्या होता है, कंपटीशन होता है। अब हम पढ़ते हैं कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे, जो कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं इनके बारे में बहुत आता है। ये एक वेट लिफ्टर हैं जो कि कितनी एज में ये बनी, व्हेन शी वाज टोल्ड 12 इयर्स ओल्ड। जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो 12 साल की एज में क्या बनी, वेट लिफ्टर बनी। ये एक अगर मैं कहूँ इनका बर्थ हुआ आंध्र प्रदेश में, और इनके फादर थे वो एक पुलिस कांस्टेबल थे। इन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की 12 इयर्स की एज में। नाउ सी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलोग्राम्स को वेट लिफ्ट 130 किलोग्राम वेट को लिफ्ट कर सकती हैं। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी जी, राइट। कर्णम मल्लेश्वरी वॉज हैज वॉन 29 मेडल्स। कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं, उन्होंने 29 मेडल्स को जीता है इंटरनेशनल इवेंट्स में। हर 4 सिस्टर ऑल्सो प्रैक्टिस वेट, जो इनकी 4 बहनें हैं वो भी इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हैं, यानी कि वेट लिफ्टिंग में प्रैक्टिस कर रही हैं इनकी चार बहनें भी। तो हमने समझ लिया कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की सिटीजन हैं। इनके फादर कांस्टेबल थे, एक पुलिस कांस्टेबल थे। इन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की 12 साल की उम्र से, और इन्होंने जो इनका वेट अभी तक लिफ्ट किया है वो 130 किलोग्राम लिफ्ट किया है वेट। और जो इनकी 4 बहनें हैं वो भी इसी फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हैं, जो कि वेट लिफ्टिंग है। इन्होंने 29 मेडल्स को जीता है। अब हम जान लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आते हैं इसमें, जैसे कि डेजर्ट ओक इज द ट्री इज फाउंड इन, डेजर्ट ओक मिलता है आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर, है ना। बिहू फेस्टिवल सबसे ज़्यादा आता है, ये होता है आपका असम के अंदर, जो कि कब होता है, न्यू राइस क्रॉप, जब आपकी न्यू राइस क्रॉप उगाई जाती है तब होता है आपका बिहू फेस्टिवल। ये हमने चीज़ें जान ली इसके अंदर। और इसके बाद अब हम जान लेते हैं स्लॉथ। स्लॉथ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट की जाती है। ये एक एनिमल होता है जो कि भालू जैसा, दिखने में भालू जैसा होता है, और ये एक बहुत ही लेजी एनिमल होता है जो अप्रॉक्स 17 आवर्स सोता है, पेड़ों पे लटके रहता है, उल्टा लटक के सोता है, ब्लैक कलर का होता है ना। और जो इसकी एज होती है वो 40, जो लाइफ टाइम होती है इसकी वो होती है लगभग 40 साल की उम्र में। ये कितने पेड़ बदलता है? 8 पेड़ बदलता है केवल, है ना। मतलब 40 साल में एक पेड़ बदलता है। एक वीक में एक बार, एक वीक के अंदर एक बार नीचे आता है ये। जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। जब उस पेड़ की पत्तियां खत्म हो जाती हैं तो दूसरे पेड़ पर चला जाता है, और इसका जीवन 40 ईयर्स तक ही होता है, 40 साल तक होता है, और 8 पेड़ बदलता है केवल। स्लोथ भालू जैसा दिखने वाला होता है ना। तो हमने जान लिया।
अब नेक्स्ट है हमारे सबसे ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस इन इंडिया। इंडिया के अंदर सिर्फ 4 पॉइजनस स्नेक हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हैं। पहला है कोबरा, दूसरा है कॉमन क्रेट, तीसरा है रसल्स वाइपर जिसे डोबोइया बोला जाता है, और फोर्थ है आपका सोल सोल स्केल्ड वाइपर जिसे अफाइबो बोला जाता है ना। ये सारी चीज़ें हमने जो मेन मेन फैक्ट्स थे हमने जान लिया। आप रैल्फ क्रो के बारे में पढ़ के जाइएगा, डांडी मार्च के बारे में पढ़ के जाइए, अल्बरूनी के बारे में पढ़ के जाइएगा। ये सारी चीज़ें मैंने जो भी जितने भी फैक्ट्स हो सकते थे एक को एक रिवीजन टाइप में आप पढ़ के जाइएगा, बहुत ही हेल्प करेंगे आपको। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।